और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज केंद्रीय बजट पेश किया गया है जी, और उस बजट में सब लालीपॉप दिया गया है। कोई किसी को, गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं है। जैसे कि सोने चांदी पर कीमत घटाई गई है। जो 86,000 रुपये चांदी है, सोना है, जो कीमत 2014 में 50,000 रुपये थी, उसी के बाद 86,000 रुपये 80,000 रुपये हो गई है। और अगर 2,000 रुपये कीमत घट भी जाएगी तो उसमें गरीबों को क्या फ़ायदा होगा। इनको इस बजट में लाना चाहिए था कि हमको प्रदेश में कितनी फैक्ट्री बनाए हैं जिलों के अंदर, जिससे कि जो बिहार के और यूपी के जो लोग हैं पूरे देश में वो पलायन करके काम के लिए जाते हैं, वो काम नहीं है उनके पास में। तो इनको अपने बजट में लाना था कि इतनी फैक्ट्री बना रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश में और बिहार में। जैसे अभी ये सब कागजों पर दिखाया जा सकता है कि हम इसमें बजट में अपने फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन फ़ायदा गरीबों में धरातल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसानों के लिए भी उन्होंने राहत पैकेज लोगों ने दिया है। देखो, पैकेज सब वो इस वजह से है कि आज से किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो उनका आंदोलन कुचलने के लिए इन लोगों ने किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की बजट में बात की है। और ऐसा कोई नहीं है कि लोगों को फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये लालीपॉप है। तो गरीबों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका कोई फ़ायदा होने वाला मुझे नज़र नहीं आता है कि फ़ायदा हो जाएगा। तो आज हम केंद्र बजट जो आया है इसको हम निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निंदा करने को फ़ायदा नहीं है और निंदा करनी भी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की। लेकिन जो गलत हो रहा है उसको हम गलत कहेंगे उसको। अगर यही बजट कांग्रेस लाती तो हम कांग्रेस को भी बोलते हुए कांग्रेस बजट को सही नहीं है, गरीबों के विरोध में है ये। तो ये इसको निंदा ना किया जाए, इसको सलाह कही जाए कि ये केंद्रीय बजट जो है ये गरीबों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, उनको फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है, जैसे अमीरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला ही है। तो मेरा तो यही कहना है कि केंद्र सरकार को जो बजट पेश किया उसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए सड़कें बनानी चाहिए उनको। अभी सड़कें जैसे आपने देखा बिहार में कितनी सड़कें टूट चुकी हैं, कितने पुल गिर चुके हैं। और जो एक छवि गडकरी जी की बनी हुई थी, इस महीने में उनकी छवि खराब हुआ है, क्योंकि जो सड़कें बताते कि रोड मैप बना दिया, बहुत रोड उन लोगों ने बनाए हैं, बहुत पुल बनाए हैं, और जिस तरह सड़कें टूट रही हैं उनसे गडकरी साहब की भी छवि खराब हुई है इसमें। तो हमारा तो कहना ये है कि गरीबों के हित में बजट बनना चाहिए। नहीं तो जिस तरह का अभी उत्तर प्रदेश में इनकी पहले 63 सीट थी, 63 और 33 पे आगे, वहाँ 25 सीट थी। राजस्थान है 25 में 14 पे आगे हैं, हरियाणा में 10 सीट थी, वहाँ 5 पे आ गए हैं, कर्नाटक में भी ये हारे हैं, और महाराष्ट्र में इनकी बहुत सीटें कम हुई हैं। तो अगर इस तरह का बजट आता रहेगा और गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा तो आगे जाकर भी लोग हारेंगे। ये सरकार बनने वाली। अच्छा, स्कूल और कॉलेज के बारे में क्या कहें? देखिए, स्कूल कॉलेज ने खोले कहाँ है, स्कूल भी कितने स्कूल उन लोगों ने बंद किए हैं। वो देखो ना, स्कूल तो बहुत बंद हुए हैं ना इनके 10 साल में जो इनके स्कूल बंद किए हैं। तो कितने टीचरों की नौकरी गई है। आप जो प्राइवेटकरण कर रहे हैं तो उसमें गरीबों को कहाँ फ़ायदा। वो अपनी मर्जी से उनको, प्राइवेट जो कंपनियाँ वो अपनी मर्जी से उनको लेंगे, लोगों को जो मर्जी में आएगा वो लेंगे, जो नहीं आएगा नहीं लेंगे। देखिए, जो महंगाई बढ़ रही है, आज दाल 200-250 रुपये किलो है, उसमें आपने क्या सोचा है? हर की दाल 250 रुपये का रेट है, तेल क्या रेट चल रहा है, घी क्या रेट चल रहा है, आज आलू क्या रेट है, प्याज क्या रेट है, लहसुन 250 रुपये है, अदरक 250 रुपये है। जो 20 रुपये 30 रुपये किलो चीज़ आने वाली है 200-250 रुपये किलो आ रही है। तो इस बजट में इन चीज़ों को देखना चाहिए इनको कि गरीबों के हित में क्या चीज़ है। आपने गैस सिलेंडर कम नहीं किया, आपने गैस का सिलेंडर कम करना चाहिए, सीएनजी आपको कम करनी चाहिए, पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए आपको। अगर गरीबों को सही मायने में आपको फ़ायदा पहुँचाना है तो आपने पेट्रोल पे, डीजल पे पैसे कम क्यों नहीं किए, गैस सिलेंडर पैसे कम क्यों नहीं है। तो लेकिन जो जिस तरह का इन लोगों ने बजट पेश किया है, कुल मिलाकर वो गरीबों के हित में नहीं है, मेरा ये कहना है। स्टूडेंट के बारे में क्या कहें? देखिए, स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा जाए। स्टूडेंट्स तो बेचारे धक्के खा रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने 18-20 साल तक, 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद में भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी किस हद तक बढ़ी हुई है, पेपर इनके लीक हो जाते हैं, लाखों बच्चों को उनको परेशानी होती है। तो उनके माँ बाप से पूछो ना, जो माँ बाप अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सर्विस नहीं मिलती है, उनको काम नहीं मिलता है, तो एजुकेशन होने के बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। तो गरीबी देखिए पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार, जो गरीब लोग हैं उनको राशन देती है। तो ये मैसेज अच्छा नहीं है पूरे विश्व के लिए। उनके दिमाग में ये कि भाई 80 करोड़ लोग भूखे रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको सरकार खाना खिलाती है। तो मैसेज मैं मानता हूँ कि सही मैसेज नहीं है, हमें उसको कम करना होगा।
राशन की बजाय उनको रोजगार आप दीजिए ना। आप अगर रोजगार देंगे तो राशन तो अपने आप आ जाएगा। कितनी सरकारी दफ्तर खाली है, उसमें कर्मचारी नहीं है, सरकारी विभाग पूरा खाली है, रेलवे खाली है, कृषि विभाग तो खाली है, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो शुरू से 10 साल से पहले नीतियाँ थी वो अलग थी, और इस 10 साल में जो नीतियाँ आई हैं मोदी साहब की, वो प्राइवेटकरण उनको क्या गया। देखिए अब जैसे अंबानी साहब के यहाँ पर शादी हुई है, हज़ारों करोड़ रुपये उन लोगों ने खर्च किया है। अगर इन हज़ारों करोड़ रुपये से वो अंबानी साहब जो है गरीब लोगों को अगर मकान दे तो कई हज़ार लोगों के मकान सब बनते, एक कॉलोनी अलग ही बन जाती, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनके गुणगान गाते हैं, उनके एक इतिहास ही बन जाता है उनका, और वो दुआ देते हैं उनको दोनों को, अनंत को और उसकी राधिका को। जो उनकी जो अंदर से आत्मा जो थी वो शांत होती, उनको रहने के लिए मकान उन्होंने बना कर दिया है। तो इस तरह का काम करना चाहिए। तो ये 80 करोड़ रुपया सिंगरों को दे रहे हैं गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, तो इस तरह फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ये सारा पैसा हमारा ही है, ये उसको टैक्स के रूप में इनको देते हैं सरकार को, और सरकार जो पूंजीपतियों को निजीकरण करके उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। जैसे अभी पैसे रुपये बढ़ा दिए, मोबाइल पे पैसे बढ़ गए, अभी सीधा 50 रुपये इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये सारा भार हमारे पे ही है। जियो तो 100 रुपये बढ़ाया ना, जियो तो 100 रुपये बढ़ाया, जियो 100 रुपये बढ़ा दिया है। तो जो BSNL है, उनको BSNL को उनको आगे लाना चाहिए, ताकि जो देखो BSNL सरकारी कंपनी है, और अगर सरकारी कंपनी से फ़ायदा होगा तो लोग अब तो सरकार पे अभी लोग विश्वास करते हैं, सरकारी चीज़ कोई भी हो, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ वो गलत थी वो, तो BSNL को उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग BSNL की तरफ जुड़े, और सरकारों को फ़ायदा और लोगों को भी फ़ायदा उसमें होगा, और उसमें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आगे नेटवर्क बढ़ेगा उनका, तो रोज़गार मिलेगा उनको सब लोगों को। तो क्या मोदी सरकार तो बोला है कि मैं गरीबों को घर दूंगा? देखिए ये सब ढकोसले, अगर घर नहीं, घर तो क्या नाम है, ये उनके टाइम में भी मिल रहे थे, कांग्रेस के टाइम में भी, मनमोहन सिंह के टाइम में मिल रहे थे, राजीव गांधी के टाइम में भी वो मिल रहे थे, घर को पैसा मिलता था, उनको घर बना के मिल रहे थे, शौचालय भी बनाए जा रहे थे वहाँ पे। अब ये अपना ठप्पा लगा दो, कोई मकान किसी का ठप्पा अपना लगा दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का जो है। अच्छा, आपके कहने मतलब मोदी सरकार अभी तक गरीबों को कुछ दिया नहीं? गरीबों को ना कुछ नहीं दिया, गरीब तो गरीब ही हो गया है। तो इतनी महंगाई बढ़ रही है, उनके पैसों कहाँ बढ़ रहे हैं, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं इन लोगों के जो है। अच्छा, पूंजीपति जो है हमारे भारत छोड़ के जा रहे हैं विदेशों में शिफ्ट करने के लिए, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए आप अगर 10,000 रुपये लोन लोगे बैंक से, आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं उनको 10,000 करोड़ रुपये उनको लोन मिल जाएगा, और उस लोन को सरकार माफ़ भी कर देती है, उसको पेंडिंग में डाल देती है, उसको लेकर वैसे वो भाग जाते हैं। गरीब लोग भाग नहीं सकता, उसको यहाँ पर छापा मार के उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो जब तक 10,000 रुपये लोन का वापस नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं उसको। तो इसलिए सरकार के जो नीतियाँ हैं वो गरीब विरोधी है, और अमीरों के फेवर में काम करने वाली सरकार है। यानी आपके कहना है ये पूंजीपतियों की सरकार है? पूंजीपतियों की सरकार है। और अभी जैसे मोदी साहब ने कहा कि 2.5 घंटे तक मुझको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, वो बेचारे आंसू निकाल रहे अपने। तो जो विपक्ष के लोग जीत के आए हैं, जो वो क्या करने के हैं, वो तो बोलने के लिए। इनके जैसे फिल्म निर्माता नहीं हो सकते, इनके जैसे फिल्म निर्देशक नहीं हो सकते। मैं बोलता हूँ ना, मिश्रा जी मैं एंकरिंग बोलता हूँ ना, तो वो इस तरीके से जो है काम करना चाहिए जिससे गरीबों को फायदा हो। हम चाहते हैं गरीबों की सरकार बननी चाहिए। और मोदी साहब जो है जैसे घड़ियाल में आंसू कल भारे थे, 2.5 घंटे नहीं बोलने दिया गया, तो जो लोग चुनाव जीत के आए लोकसभा में, वो बोलने के लिए, वो बैठने के लिए आए, क्या मोदी के भाषण सुनने के लिए आए हैं? अब मोदी को अपने मन की बात नहीं कहनी पड़ेगी, अब दूसरों के मन की बात पार्लियामेंट में सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, जो विपक्ष जो मजबूत हुआ है उससे मोदी साहब कमजोर हुए हैं। अब ये बैसाखी वाली सरकार है ये, क्योंकि अभी सरकार तो कभी भी गिर सकती है। जी जी। लेकिन सरकार को कोई जो नए सांसद चुन के आए वो भी गिराना नहीं चाहते, क्योंकि इतना वजन देश में बढ़ जाएगा, और वो किसी को मालूम नहीं कि अगली बार चुनाव जीत के आएगा कि नहीं आएगा वो। इसलिए भी 2-2.5 साल तक इसको सरकार को लोग चलाएंगे, उसके बाद में मध्यावधि चुनाव तो हो रहा है, 5 साल सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, बिहार का क्या विशेष राज्य के दर्जे मिल गया? देखिए उसने विशेष राज्य की बात की, जब सरकार बढ़ाने का बात आई थी तो नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की बात की थी, और चंद्रबाबू नायडू ने भी बोला था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो उनकी एक मजबूरी है। अब वो फंस गए हैं, इधर खाई है और उधर कुआं है, तो दोनों के बीच फंस गए हो। इनको पीछा कुछ जल्दी चुनाव होगा तो किसको मालूम है चुनाव में वो जीतेंगे अगली बार या हारेंगे। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा का जो लालीपॉप था, उनको तो इनको धोखा दिया है, विशेष राज्य का दर्जा देंगे भी नहीं सर। इनको चुप रहना पड़ेगा। कलीराम जी, एक सवाल बहुत सटीक सवाल उधर रखिए। एक बहुत सटीक, क्या भाजपा
तीसरी बार सत्ता में आई है तो स्वस्थ देश लाएगी। देखिए भाजपा सरकार सत्ता में नहीं आई है क्योंकि भाजपा सरकार की पहले 303 सीटें थी और जो एनडीए था इनका वो अलग था एनडीए। और 300 सीट में आज इनकी 63 सीट घट कर इनकी 240 सीट रह गया है। तो ये नहीं डाउनफॉल चल रहे हैं ना, ये डाउनफॉल चल रहे हैं ना। तो इसको ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार है ये। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को समर्थन नहीं देंगे इनको, अगर कल चिराग ने देवगौड़ा वाला डिसीजन किया तो आपको कैसा लगेगा? देखिए चिराग पासवान की एक मजबूरी है और उस मजबूरी को हम समझते हैं। उसको हम तो रामविलास पासवान जी के हम साथ रहते थे। हम तो शुरू में पासवान, आप सब लोग आप जानते ही हो, जब तो पासवान जी के वहाँ पे ऑफिस में और घर में हम रहते थे वहाँ पे। तो चिराग पासवान की एक मजबूरी है कि मोदी साहब के साथ में रहना। देखिए अगर उनको लगता कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पासा पलट कर वो कांग्रेस के साथ में वो आते हो। बिल्कुल ना, हमेशा की सत्ता की, हमेशा की राजनीति, हमेशा की सोच यही रही है और अपना बचाव भी करना है। मैं जैसे अभी लेकिन 5 सीट में एक सरकार बनती है, देखिए एक मंत्री बनता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सरकार, आप जैसे प्रबुद्ध आदमी, कालीराम जी, आप जैसे प्रबुद्ध आदमी, आपने यहाँ की मानस की हर चीज उठाई है। हर चीज बीपी सिंह सरकार के समय से, चाहे झुग्गी झोपड़ी की सवाल हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भवन निर्माण हो, एमसीडी का मुद्दा हो, इन्होंने सारी मुद्दे उठाई है। कांग्रेस के सरकार में, भाजपा सरकार में इनके मुद्दे सही हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं कि नहीं? अब ये मेरे ख्याल से आजकल ये फिल्म बनाने लगे हैं, तो इस हिसाब से मैं नहीं। देखिए भाजपा सरकार जब से आई है, ये मोदी साहब की है, करप्शन जो बढ़ा है वो कम नहीं हुआ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ करप्शन 70% बढ़ा है, कम होने की बजाय में। तो आज कोई अफसर कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, कोई नेता किसी को सुनने वाला, तो नेताओं का और अधिकारियों का, वो जो बिल्डर माफिया है, ये लोग सबका एक तालमेल बना हुआ है ये। तो इस चक्कर में क्या में लगे हुए, तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। अरे इनके होते तो होना ही नहीं है, इनके होते तो। आइए मिलवाते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर कालीराम तोमर जी से, जिन्होंने भोजपुरी और मैथिली के लिए बहुत बड़ी योगदान, हिंदी फिल्म जगत में इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण